नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, एक वेलनेस कोच होने के नाते बहुत बार एक सवाल अक्सर सामने लोगों का आता है कि जी मुझे थायराइड हो गई है। और ऐसा भारत में आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 1 जो रोगी है वो थायराइड का भारत में आज के समय में मिल रहा है। जबकि ये जो बीमारी है इसका नाम भी 20-25 साल पहले भारत में किसी ने शायद सुना भी ना हो, लेकिन अब तेजी से थायराइड के मरीज भारत में बढ़ रहे हैं और इसको लेके तरह तरह की विधियां, तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह के उपचार उपक्रम इसके लिए किए जाते हैं। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि 3 पुड़िया में थायराइड उनका ठीक हो जाएगा। चूंकि हमारा ये जो चैनल है ये आपके बीच में जागरूकता के लिए शुरू किया हुआ प्रयास है, इसलिए हम चुटकियों का तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसको सुनने के बाद आप न केवल थायराइड के प्रति जागरूक हो जाएंगे, बल्कि थायराइड आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा और इसमें किसी जादू की पुड़िया का योगदान नहीं होगा। इसके साथ ही इसके संबंध में जो प्रमाणिक दवाइयां हैं जो बहुत प्रभावी हैं, उनका जिक्र भी, उनकी पूरी जानकारी भी आपको वीडियो में देंगे। और इस थायराइड पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी, जिनको आयुर्वेदा के साथ साथ, जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं, इसके साथ साथ इनको मॉडर्न मेडिसिन का भी उतना ही इनका जानकारी है, उसमें सिद्धस्त हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से थायराइड के बारे में पूरी जानकारी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब आज से 30-35 साल पहले की हम बात करें तब थायराइड का नाम भी कोई नहीं जानता था और अब 10 में से 1 रोगी भारत में थायराइड का मिलता है। तो ये थायराइड किस तरह की बीमारी भारत में पनप रही है, आप इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आज आपसे। देखिए धर्मेंद्र जी, जो थायराइड है ये होने जैसी कोई चीज नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड है जो तितली के, बटरफ्लाई के आकार की होती है और यहाँ हमारे गले में होती है। सबके होती है जी। थायराइड तो सभी को मिलती है। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जी। जैसे और हमारे यहाँ ग्लैंड्स हैं। पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड ही होती है और एक थाइमस ग्लैंड होती है। एक ऊपर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो सब चीजों को कंट्रोल करती है। तो और ऐसी टेस्टिकल्स जो हमारे होते हैं वहां से भी हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी एक होता है। महिलाओं में ओवेरीज होती हैं। तो ये पूरी जो ग्रंथियों का समूह है इसको हम एंडोक्राइनल ग्लैंड्स बोलते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। और ये विधा आज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जी अब मिलने लगे हैं। अच्छा, स्पेशलिस्ट अपने रोहतक जैसे शहर में भी शायद 2 या 3 लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में आए हैं। तो वो उन तमाम बीमारियों को इलाज करते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित हैं, जिसमें डायबिटीज भी है, जिसमें ग्रोथ की डिस्टर्बेंसेस भी है, जिसमें इनफर्टिलिटी भी है और जिसमें थायराइड भी है जी, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की भी स्टडी की जाती है। अब सवाल ये है कि ये ग्लैंड्स, जैसे थायराइड तो है, लेकिन जब ये हाइपर एक्टिव हो जाती है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनकी 2 सूरत होगी, या तो वो बहुत ज्यादा निकलेंगे या बहुत कम निकलेंगे। नॉर्मल जो हार्मोन निकल रहा है वो तो चाहिए हमें जी, और वो इसलिए चाहिए कि सबसे बड़ा काम थायराइड ग्लैंड क्या करती है कि इसमें से जो थायरॉक्सिन निकलता है, द्रव्य जो हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा काम ये है कि वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फूड को आप एनर्जी। देखिए, हाँ, जी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी का काम है कि जो भी कुछ हम फूड ले रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये थायराइड का काम है। और इस पूरे प्रोसेस को जो है, फूड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थायराइड के पास है। जी, ग्लैंड्स के बारे में एक और चीज मैं बताऊं आपको, जो सबसे ऊपर हमारे ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे आप ऐसे मान लीजिए कि वो प्रेसिडेंट है और जो हमारी थायराइड है वो प्राइम मिनिस्टर है। जो बाकी हमारी ग्लैंड्स है वो कैबिनेट के और सदस्य हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल सारी ग्लैंड्स पे है। और थायराइड ग्लैंड को, जैसे मैंने कहा कि वो प्रधानमंत्री है, तो उसके पास कितनी जिम्मेवारी है, काफी, कि पूरा देश उसने चलाना है। तो एक तो मेन काम यही है, फूड को कन्वर्जन उसमें करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जितनी भी शरीर के अंदर गतिविधियां हो रही हैं उन सब पे नियंत्रण थायराइड रखता है। तो 2 सिचुएशन हुई, हाइपरथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मल से, और या कम बनना जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं।
और इनके लक्षण अलग-अलग हैं। अच्छा। अब हमें करना क्या है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, हम कैसे पता हमें चले कि हमें थायराइड से रिलेटेड कोई बात है? तो उसके अंदर एक लक्षणों की सूची है। जैसे पहला है थकान, फटीग जिसको बोलते हैं। जी। अनएक्सप्लेन्ड फटीग कि आप 4 महीने पहले तक आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी थी। आपने पूरी नींद ली, आपने नाश्ता किया और उसके बाद आप काम पे चले गए, कोई थकान नहीं आई। लेकिन अचानक आपको फटीग के, थकान के, टायर्डनेस के लक्षण आने लगे। तो ये लो एनर्जी फील करना एक बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरा लक्षण इसका ये है कि आपके मूड स्विंग्स होने लगे। मतलब चिड़चिड़ापन आ आप अपने जाएगा। आप को दुखी सा महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, कभी एक खुश हो अजीब सा जाएंगे। डिप्रेशन है, आप खुद को खुश रख नहीं पा रहे और कोई आमतौर पे आपको वजह नज़र नहीं आ रही कि भी मेरे दुखी या परेशान होने का, कारण क्या है? अवसादग्रस्त होने का कोई कारण है। तो उस समय हमारे कहीं न कहीं थायराइड में प्रॉब्लम है। और तीसरी बात जो है कि हमारी स्लीप की एक्सेस बढ़ जाएगी हम्म। कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। अच्छा, थायराइड से। हाँ, थायराइड से। एक ड्राई स्किन इसका एक लक्षण है अच्छा जी। कि आपकी जैसे कोहनियों पे आपको लगने लगा है कि कुछ सूखा चीज़ें सूखा सा हो हाँ, जाएगा, हैं? सूखा-सूखा सा लगता है। हम्म। ड्राई स्किन का सिम्पटम इसमें आएगा। और एक है हेयर लॉस। अच्छा जी, ये हाँ, भी इस जी, वजह जी। से। 20 से 30, 40, 50 तक भी हम ये मानते हैं अगर बाल टूट रहे हैं किसी के, विशेषकर महिलाओं के, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। नॉर्मल। लेकिन इससे ज़्यादा अगर लगातार गुच्छे के गुच्छे हाँ, उतरने गुच्छे लगे के तो। गुच्छे उतर रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, तो हमें ये डाउट करना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है। तो हमें उस स्थिति में जाँच करानी पड़ेगी। और इसमें एक हमारे बॉडी पेन होंगे, मसल्स में पेन होता रहेगा। और एक जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशन। अच्छा जी। कब्ज़ का भी थायराइड ग्लैंड से लेना-देना है। ये चीज़ अभी जिसको कब्ज ज्यादा हाँ, रहती है हाँ, उसको भी अपने थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए साथ में। और हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण बनता है ये थायराइड ग्लैंड। और एक हमारे नेक में और गले में डिस्कम्फर्ट महसूस होगा क्योंकि वो ग्लैंड यहीं पे जांच रहती है करने से ही है। ना? हाँ। और एक लक्षण इसका क्या है कि इसमें फीलिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप उस ठंड से निपटने के लिए धूप में बैठ गए या किसी कमरे में चले गए, बावजूद इसके आपकी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ठंड का और गर्मी का लगातार लगना। लगना, ये भी एक लक्षण है। दूसरे एक है वेट आपका बढ़ना, कि आप खा रहे हैं लेकिन आपका वेट बढ़ नहीं रहा। कहते हैं ना खाया-पिया नहीं लग रहा, तो उसमें भी एक थायराइड की प्रॉब्लम आ या जाती है। बहुत ज्यादा वेट बढ़ या गया। बहुत ज़्यादा अचानक आपका वेट बढ़ जाना। तो ये जो 8-10 हमने लक्षण बताए हैं, अगर इस तरह के लक्षण बॉडी में आ रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि थायराइड की जांच कराओ। थायराइड की जाँच करा लें। उसमें T3, T4, TSH की जाँच होती है और उससे ये चीज़ सामने आ जाएगी। अब हम इलाज की या ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट देखें तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक एल्टॉक्सिन नामक दवाई आती है। एल्टॉक्सिन। हाँ, वो सुबह रोज लेते हैं लोग और उससे जो थायराइड का लेवल है बॉडी में ठीक ब्लड में वो रहता है। बना रहता है। तो सारी ज़िंदगी आप उसको लेते रहिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब भी आप टेस्ट कराओगे ये आएगा कि नॉर्मल है, चूँकि वो उसको नॉर्मल रखता है। लेकिन वो रहते हुए अंदर थायराइड शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को अपना असर हार्म डालेगा। करता है। हाँ, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब तक आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने एल्टॉक्सिन लेनी है, तो वो आप लेते रहें। लेकिन आपको इस बिंदु पे आके सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद मानता है इसको वात और कफ का डिसऑर्डर है ये। अच्छा। तो आयुर्वेद में वातनाशक और कफनाशक औषधियाँ देके इन चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि वो हमें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए जी। जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप अपने खाने में हरी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े फ्रूट सारे हैं। और क्या नहीं खाना, ये तो खाने खाने वाली बात है कि आपने शुगर कतई नहीं लेनी। अच्छा, वो या थायराइड में। हाँ, मिनिमम आपको शुगर करनी है उसमें। और वही जो बार-बार में लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई चूँकि ये बीमारी है, तो इसी में वही आपको जो बाज़ार की चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, पैकेज्ड चीज़ें हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों को भी आयुर्वेद मना करता है। तो आपको अपने खाने में ये सारी चीज़ें इनको हटाना है यहाँ से। और एक जैसे गोभी है, गोभी नहीं खानी चाहिए थायराइड के मरीजों को। और केली एक आजकल जो सब्ज़ी आने लगी है, ब्रोकोली है, ब्रोकोली को अवॉइड करना चाहिए। तो अपने खाने से इन चीज़ों को आप अगर हटाएँगे, लाइफ़स्टाइल अपना ठीक रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और इसमें एक कपालभाति जो इसमें योगासन में बताते हैं वो है। और कुछ गले की एक्सरसाइज़ है जो एक्सपर्ट बता सकते हैं, जो फिज़ियोथेरेपी वगैरह करते हैं। जी। तो उनका एक इसमें बड़ा सपोर्टिव रोल है।
तो खाने पीने में आप अपने बदलाव करके, लाइफ स्टाइल में अपने चेंज करके, और क्या खाना है क्या नहीं खाना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक आयुर्वेदिक और योग के तरीके से जीवन को जिएंगे, प्राकृतिक माध्यम से जीवन को जिएंगे, तो थायराइड की प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं होगी, उससे बचा जा सकता है। और जिन लोगों को हो चुका है ये जी, जिनको हाइपरथायराइड है। या हाइपोथायराइडिज्म, उससे उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अच्छा, आयुर्वेद में जैसे आपने बताया कि कफनाशक और वो जो दवाइयाँ हैं, उनमें जी। से क्या कोई ऐसा रिसर्च करके कोई पर्टिकुलर दवाई का नाम आया है जिसमें देखिए, जो थायराइड में मदद करती हो? बाज़ार में ऐसी बहुत चीज़ें, बहुत कॉम्बिनेशन है जो थायराइड के हाइपरथायराइडिज़्म को हाइपोथायराइडिज़्म पे असर डालती हैं, हुँ, और उनकी पेटेंट दवाइयाँ बहुत सारी बनी हुई हैं। अच्छा। मार्केट में आ रही हैं तरह-तरह की। हुँ, पतंजलि बना रहे हैं और कंपनियाँ भी बना रही हैं। थायरोकेयर, थायरोकिट के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जी। और उसमें आयुर्वेद में जो है, इसके अलावा एक चीज़ आती है सहजन, जिसको डर्म स्टिक हाँ, बोलते हैं। सहजन का काफ़ी अगर आप उसको लेंगे, जलकुंभी है उसको लेंगे, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आम घरों में हमारे किचन में मिल जाती है, वो होता है धनिया। हुँ, हुँ, तो धनिये के जो बीज होते हैं ना, उनको कूट-पीस कर काढ़ा-सा बना के पीने से भी इसमें थायराइड में बहुत अच्छे असर आते हैं। हुँ। और एक बड़ी कॉमन चीज़ है आज के सीज़न में तो बहुत ज़रूरी, वो है अदरक। अदरक, अदरक तो वाली चाय तो जिंजर का आप पीते ही हैं प्रयोग सारे। करेंगे, हाँ। चाय की जगह आप अदरक की चाय बना लें उस तरीके से, तो हुँ, वो भी आपके थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत हद तक अ, उसमें मदद करेगी दूर होने में। हुँ, हुँ, तो ये कुछ आयुर्वेदिक तरीके हैं, जिनको लेके और लाइफ़स्टाइल में चेंज करके थायराइड की प्रॉब्लम को कम से कम, वो जो आप नियमित गोली ले रहे हैं, उसके मुकाबले का तो आपको आराम मिल ही जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि 4 पुड़िया में थायराइड बिल्कुल ठीक, या ये नुस्खा अपना लें थायराइड ठीक। क्या इस तरह के नुस्खे बिना प्रमाणिक, जिसके पास आयुर्वेद का या एलोपैथी का किसी भी विधा का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, और जो आजकल गाँव में जो शंभू वैद्य खड़े हो गए हाँ। हैं, वो जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनका शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये नहीं पता कि उन चीज़ों में है क्या? हुँ, ये मरीज का राइट है सॉरी, कि वो जो भी दवाई ले रहा है और जो दवाई दे रहा है, वो भी उसको मरीज को ये बताए कि ये जो पुड़िया मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। हुँ, अगर कोई बिना लेवल की चीज़ें दे रहा है, तो वो फ्रॉड कर रहा है। हुँ, मरीज का ये अधिकार है जानने का कि उसके शरीर के अंदर जो चीज़ जा रही है, उसके बारे में उसको पूर्ण ज्ञान हो, और डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वो उसको बताए। अब चूँकि ये चीज़ें नहीं हो रही, तो हम प्रथम दृष्टया यही कह सकते हैं कि सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, इस तरह के दावों का वो अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं। और 4 पुड़िया, 3 पुड़िया, इसमें थायराइड ठीक हो जाएगा, इसमें मैं कतई विश्वास नहीं करता। हुँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना, गले में सुई हुई चुभा के अच्छी इस तरह बात है। की हुँ, वो करते हैं, वो गॉइटर में होता है जब गले का साइज़ बढ़ जाता है। हुँ, तो वो कितना प्रभावी है, ये भी नहीं कहा जा सकता। इनका मतलब वैज्ञानिक आधार इन चीज़ों का कोई नहीं है। हुँ। जो तरीके हमने बताए हैं, वो बड़े आसान है कि अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करो, खाने-पीने का ध्यान रखो, शारीरिक व्यायाम करो, ठीक है? और तो ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। जी। दोस्तों, ये थी थायराइड पे पूरी जानकारी। डॉक्टर साहब पूरा आपको वीडियो बनाने से पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और आप हैरान हो जाओगे, वो बहुत रिसर्च करते हैं आपके लिए, इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ते हैं, और जो काम की चीज़ें होती हैं, आपके लिए हम इस चैनल के माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत सारे लोग नंबर माँगते हैं, तो डॉक्टर साहब का नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब किसी भी तरह की प्रोफ़ेशनल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और लेकिन चूँकि आप लोगों में से बहुत पीड़ित लोग हैं, तो कई लोग नंबर माँगते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का जो सही टाइम है, वो आप 2 से 3 ठीक रहेगा डॉक्टर साहब? हाँ, ठी 2 से 3 के बीच में आप डॉक्टर साहब को कभी भी इनके नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपका भी समय खराब ना हो और इनका भी समय खराब ना हो, और इसके लिए किसी तरीके की फीस भी आपसे नहीं ली जा रही है। और आप इस वीडियो में ही हम कोशिश करते हैं कि वो सारी मुकम्मल जानकारियाँ आपके लिए हों, जो आपको फ़ोन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। जी, और कुछ जानकारियाँ अगर मान लीजिए छूट भी गई हैं या हाँ, हमारे दर्शकों के दिमाग में आ रही हैं, तो ये कोई अंतिम वीडियो नहीं है। अभी हम हर एक बीमारी पे इनिशियली प्रारंभिक वीडियोज़ बना रहे हैं। बना रहे हैं। आगे जाके इन्हीं बीमारियों के विस्तार से बहुत सारे पहलुओं की चर्चा हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट कर दें, और चैनल को जो नए साथी जुड़े हुए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब इस पे डिटेल्ड वीडियो हमारे आएँ और बाकी बीमारियों के बारे में आएँ, तो आपको पता लग जाए, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने थायराइड पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जी, दी हैं। थैंक यू। और
हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आ रही हैं आपकी जानकारियां, और हमने जो कोशिश एक की थी कि इस बाजारवाद के दौर में हम सही चीजें लोगों तक पहुंचा पाए, उसमें लग रहा है कि सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास ये है कि मरीज की लुटाई नहीं होनी चाहिए। लुटाई नहीं, वो ठगा नहीं जाना चाहिए हाँ, कहीं पे। और अपनी अज्ञानता की वजह से अगर वो लुटता तो ये हमारे लिए शर्म की बात। शर्म की बात है। तो आपको जागरूक करना मकसद है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।